हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएस अड्डा। बीपीएस अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी पीटी में करंट अफेयर्स का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। करंट अफेयर्स से लगभग हर साल पीटी में 30 से 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये संख्या कुछ कम भी हो सकती है और कुछ बढ़ भी सकती है। हो सकता है आपको 28 क्वेश्चन देखने को मिल जाए या हो सकता है 35 से 37 क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है। इसीलिए करंट अफेयर्स पर मजबूती से पकड़ बनाना बहुत ही जरूरी है। अगर करंट अफेयर्स वाला सेक्शन छूटा तो समझिए आपका रिजल्ट हाथ से छूट जाएगा। तो आइए आज के सेशन में हम 1 फरवरी 2022 से लेकर के 15 फरवरी 2022 तक के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उन सभी को रिवाइज कर लेते हैं। और मैं आपसे एक वादा करता हूं कि करंट अफेयर्स खास करके बीपीएससी पीटी जो आपका 67th बीपीएससी पीटी है या सीडीपीओ का एग्जाम है उसके लिए 1 फरवरी 2021 से लेकर के फरवरी एंड तक का पूरा सीरीज कंप्लीट करवाया जाएगा। एक भी करंट अफेयर्स आपका नहीं छूटने वाला है एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सेशन की शुरुआत हम मरु महोत्सव से करेंगे। तो मरु महोत्सव का जो सेलिब्रेशन है वो कहां किया गया? राजस्थान में किया गया। मरु महोत्सव इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिजर्ट फेस्टिवल। इस मरु महोत्सव को और किस नाम से जानते हैं? तो डिजर्ट फेस्टिवल भी आपसे पूछ सकता है। तो इसका आयोजन जो है 13 फरवरी से लेकर के 16 फरवरी के बीच में ये कहां पर किया गया? जैसलमेर राजस्थान में किया गया। तो इतनी चीजें आपको याद रखना है कि मरु महोत्सव का आयोजन राजस्थान के जैसलमेर में किया गया। और ये कब किया गया? 13 से लेकर के 16 फरवरी के बीच में किया गया। एक चीज और मैं बता दूं कि टू द पॉइंट करंट अफेयर्स है। इसमें कुछ ज्यादा डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे। जितनी आपके रिक्वायरमेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही आपको पढ़ना चाहिए। अगला देखिए, अगला है डीजल टू बी रिप्लेस्ड विद रिन्यूएबल एनर्जी। तो डीजल को रिप्लेस किया जाएगा रिन्यूएबल एनर्जी, लेकिन किस सेक्टर में? सेक्टर भी ध्यान दीजिएगा, ये सेक्टर है एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में रिन्यूएबल एनर्जी से रिप्लेस किया जाएगा डीजल को। तो डीजल विल बी रिप्लेस्ड विद द रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है? यहां पर आप देख रहे हैं सोलर प्लांट है ना, सोलर प्लांट, विंड एनर्जी आप देखते होंगे, हाइड्रो एनर्जी देखते होंगे। ये सारे के सारे क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी है, राइट। तो रिन्यूएबल एनर्जी से किसको रिप्लेस किया जाएगा? डीजल को। लेकिन सवाल उठता है कि इसका टारगेट क्या है? तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में भारत सरकार के द्वारा डीजल को रिप्लेस किया जाएगा रिन्यूएबल एनर्जी से, ऐसा घोषणा किया गया था। ये टारगेट कब तक दिया गया है? तो ये टारगेट है 2024 तक, राइट। तो डीजल को रिन्यूएबल एनर्जी से 2024 तक रिप्लेस कर दिया जाएगा। और वर्तमान में यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी कौन है? आरकेसी। तो इसको भी याद रखिएगा। तो ये जो क्वेश्चन है टारगेट 2024 वाला आपका एग्जाम में बन रहा है, राइट, ध्यान रखिएगा इसको। अगला देखते हैं। अगला है इंडिया लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग। तो अभी क्या है? पूरा दुनिया जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर दौड़ रहा है। तो पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक व्हीकल के है, तो इसीलिए इंडिया भी उसी ओर बढ़ रहा है। इंडिया भी अपना कदम उसी ओर बढ़ा रहा है। तो भारत में सबसे बड़ा जो इलेक्ट्रिक वाहन का चार्जिंग स्टेशन खोला गया है वो खोला गया है गुरुग्राम में, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो इलेक्ट्रिक वाहन का चार्जिंग स्टेशन कहां खोला गया है? गुरुग्राम में। यहां पर देख सकते हैं आप गुरुग्राम, दिस इज द मैप ऑफ द गुरुग्राम, ठीक है, नियर बाई दिल्ली। बट ये दिल्ली में नहीं है, ये कहां पर है? हरियाणा में। गुरुग्राम कहां पर है? हरियाणा में। तो गुरुग्राम इज इन हरियाणा और इसका कैपिटल हरियाणा का कहां पर है? चंडीगढ़। और हरियाणा के वर्तमान में सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर। चलिए अगला न्यूज देखते हैं। अगला न्यूज है 3 फरवरी 2022 को किसान रेल। किसान रेल का आपने नाम सुना होगा। तो किसान रेल ने इसको 1000वां ट्रिप के लिए फ्लैग ऑफ किया गया। जो वर्तमान में भारत के कृषि मंत्री हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर, तो इनके द्वारा इसको फ्लैग ऑफ किया गया। तो 3 फरवरी को किसान रेल ने अपना 1000वां ट्रिप पूरा किया। और ये ट्रिप कहां से पूरा किया? यह किया गया सबदा ऑफ महाराष्ट्र टू आदर्श नगर दिल्ली। तो ये भी याद रखिएगा, ये स्टेशन, ठीक है, सबदा महाराष्ट्र में है और आदर्श नगर दिल्ली से। तो इन दोनों के बीच में इसको फ्लैग ऑफ किया गया महाराष्ट्र से। और किसके द्वारा फ्लैग ऑफ किया गया? श्री नरेंद्र सिंह तोमर, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा। कब 1000वां ट्रिप कंप्लीट किया? तो ऑन 3 फरवरी 2022। इतनी चीजें आप याद रखिएगा इस न्यूज से। अगला देखते हैं। यहां देखिए, एक आपने सुना होगा स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया। तो स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से पहले जाना जाता था बंगलुरु को, राइट। स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया अगर आपसे पूछे तो पहले आपका आंसर हो जाता बंगलुरु। लेकिन हालिया में एक रिपोर्ट जारी हुआ है जो इकोनॉमिक सर्वे है, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे जो 2021-22 के द्वारा जो टेबल किया गया फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा पार्लियामेंट में, जो आपको इकोनॉमिक सर्वे जो दिया गया था उसमें बंगलुरु को रिप्लेस कर दिया दिल्ली में, ठीक है।
तो दिल्ली ने रिप्लेस कर दिया है बंगलुरु को, यानी अब स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया के रूप में कौन जाना जा रहा है, तो दिल्ली आपका आंसर होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया, बहुत ही कैची प्रश्न है, राइट। ऐसा प्रश्न जो आपको एग्जामिनर का अपनी ओर आकर्षित करने वाला यह प्रश्न बन जाएगा, राइट। चलिए अगला प्रश्न है, यहां देखिए जिन्ना टावर, तो जिन्ना टावर को ट्राई कलर से कोट कर दिया, यहां पर देखिए जिन्ना टावर, राइट। तो ये जिन्ना टावर जो है ये पाकिस्तान का जिन्ना टावर नहीं है, ये जिन्ना टावर है आंध्रा का, राइट। तो आप ध्यान में रखना है कि अगर क्वेश्चन ये पूछ देता है कि इनमें से कहां का जिन्ना टावर जो है, जिन्ना टावर वर्तमान में कहां पर है, आंध्र प्रदेश में, और इस जिन्ना टावर को ट्राई कलर यानी तिरंगे के कलर से कोट कर दिया गया है, तो याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न है, इन स्पेन, यहां पर देखिए स्पेन में मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के द्वारा जो एनुअल टूरिज्म प्रमोशनल प्रोग्राम होता है, जल महोत्सव, ठीक है, एक मध्य प्रदेश का जल महोत्सव, एक टूरिज्म, मध्य प्रदेश टूरिज्म का एक महोत्सव होता है, उसको अवार्ड किया गया है स्पेन में इंडियाज यूनिक वाटर एंड एडवेंचर कार्निवल, राइट। इंडियाज यूनिक वाटर और एडवेंचर कार्निवल इंटरनेशनल अवार्ड से अवार्ड किया गया है इसको, कहां पर, स्पेन में। तो मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड का जो एनुअल टूरिज्म प्रमोशनल प्रोग्राम है जल महोत्सव, उसको स्पेन में इंडियाज यूनिक वाटर एंड एडवेंचर कार्निवल इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा गया है। ओके, इतने चीजें आपको ध्यान में रखना है। अगला है स्पीतुक गस्टर फेस्टिवल, तो स्पीतुक गस्टर फेस्टिवल कहां पर है, यह हुआ है लद्दाख में। स्पीतुक गस्टर फेस्टिवल जो है वो लद्दाख में सेलिब्रेट किया गया है, तो ध्यान रखिएगा स्पीतुक गस्टर फेस्टिवल वाज सेलिब्रेटेड इन लद्दाख। ये देखिए यहां पर स्पीतुक गस्टर फेस्टिवल, इसको याद रखिएगा, स्पीतुक गस्टर फेस्टिवल कहां सेलिब्रेट किया गया, तो लद्दाख में सेलिब्रेट किया गया। ओके, चलिए तो अगला हम बात कर लेते हैं कलादान प्रोजेक्ट का। तो कलादान प्रोजेक्ट चर्चा में है, अभी न्यूज में भी था। अब ये कलादान प्रोजेक्ट तो आपने पहले भी पढ़ा होगा, ये आज का प्रोजेक्ट नहीं है। तो कलादान प्रोजेक्ट हम क्यों पढ़े, सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि कलादान प्रोजेक्ट है क्या। तो कलादान जो प्रोजेक्ट है वो इंडिया और म्यांमार के बीच में है। किसके बीच में, इंडिया और म्यांमार। यहां पर देखिए मैप में इंडिया और म्यांमार के बीच में ये प्रोजेक्ट का निर्माण किया जा रहा है, और ये जो प्रोजेक्ट है दैट विल कनेक्ट सितवे पोर्ट ऑफ म्यांमार एंड कोलकाता पोर्ट ऑफ इंडिया। तो इंडिया के कोलकाता पोर्ट और म्यांमार के सितवे पोर्ट को कनेक्ट करेगा। ये प्रोजेक्ट जो है दैट इज ज्वाइंटली डेवलप्ड बाय इंडिया और म्यांमार, किस लिए, टू क्रिएट अ मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए फॉर द कार्गो शिपमेंट, कार्गो शिपमेंट के लिए एक मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म तैयार करेगा फ्रॉम द ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द म्यांमार टू द नॉर्थ ईस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री थ्रू म्यांमार। ठीक है, अब इतना ही नहीं, ये क्या जब प्रोजेक्ट बन जाएगा तो जो इंडिया और म्यांमार का जो यहां पर डिस्टेंस होता था सितवे पोर्ट का, ये डिस्टेंस को लगभग 1328 किलोमीटर कम कर देगा, रिड्यूस कर देगा। तो समझ रहे हैं कि कितना बेनिफिट होगा। दूसरी चीज, ये जो डिपेंडेंसी होता था यहां पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर, तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर आप जानते होंगे, पढ़े होंगे या मैप में देखे होंगे कि बहुत ही नैरो है, राइट, और इस पर हमेशा चीन की निगाहें रहती है। तो सामरिक दृष्टि से इसको बचाना भी है और इसका एक अल्टरनेटिव ढूंढना भी है, सो दैट हम अपनी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है या अपने नॉर्थ ईस्ट की जो चीजें हैं, नॉर्थ ईस्ट पे पहुंच है, रिचनेस उसको बढ़ा सके। तो इसीलिए ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है इसको क्या हम बोलते हैं, चिकन स्नेक भी बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन यहां से बनता है कि चिकन नेक किसको बोलते हैं, तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर को बोलते हैं। तो इस पर डिपेंडेंसी भी कम होगा। और दूसरी चीज, जो ट्रांसपोर्टेशन हम करते थे ये चिकन स्नेक के थ्रू, अब ये ट्रांसपोर्टेशन हमारा कलादान प्रोजेक्ट के थ्रू, ये जो सितवे पोर्ट और इसके बीच है उसी के बीच में हो जाएगा। एक क्वेश्चन और आपसे पूछ सकता है, वो है कलादान रिवर का। तो कलादान रिवर का ओरिज कहां से होता है, ओरिजिन यानी उत्पत्ति कहां से होता है। तो कलादान रिवर जो है दैट ओरिजिनेट फ्रॉम मिजोरम। तो इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो कलादान जो रिवर है दैट ओरिजिनेट फ्रॉम मिजोरम। ओके, और ये मिजोरम में ओरिजिनेट होकर नॉर्थ साउथ दिशा में बहती है। तो इतनी चीजें बस याद रख लीजिए, आपका क्वेश्चन अगर यहां से पूछा जाएगा तो क्वेश्चन बन जाएगा। आइए अब अगला न्यूज देखते हैं। अगला न्यूज क्या है, स्माइल। प्रोजेक्ट स्माइल क्या है, या देखिए आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन जो है ना डायरेक्ट फॉर्मुलेशन होगा प्रोजेक्ट स्माइल। तो स्माइल जो प्रोजेक्ट है, स्माइल का सबसे पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं, एक्सटेंडेड फॉर्म क्या होता है स्माइल का, क्योंकि एक बार अगर भूल भी गए तो एक्सटेंडेड फॉर्म अगर आपको याद रहेगा तो आप बना लेंगे। इसका एक्सटेंडेड फॉर्म है मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। ये क्या है, मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये जो स्कीम है ये कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा चालू किया गया है। तो ये चालू किया गया है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा। किसके द्वारा, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट
मिनिस्ट्री के द्वारा। तो याद रखिएगा मिनिस्ट्री कौन सा है, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री। स्माइल प्रोजेक्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है एंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड वेलफेयर मेजर्स टू मार्जिनलाइज्ड पीपुल। याद रखिएगा इसका ऑब्जेक्टिव याद रखिए, टू प्रोवाइड वेलफेयर मेजर्स टू मार्जिनलाइज्ड पीपुल। और सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर वर्तमान में कौन है, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हैं। एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूं। स्माइल प्रोजेक्ट, क्वेश्चन किस तरीके से स्माइल प्रोजेक्ट से बना सकता है। तो स्माइल प्रोजेक्ट सबसे पहले तो किससे संबंधित है, तो इसका संबंध जो है टू प्रोवाइड वेलफेयर मेजर्स है ना, तो वेलफेयर हमको देखना है किसको, मार्जिनलाइज्ड पीपल को, राइट। दूसरा चीज, ये क्या सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है या राज्य सरकार का स्कीम है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है, यानी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड एक होता है कि भाई सेंट्रल सेक्टर स्कीम होता है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है। दूसरी चीज, इस सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो मिनिस्ट्री भी याद रखिएगा सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। और अगर इसका फुल फॉर्म पूछे तो मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज इसका फुल फॉर्म होता है। इतनी चीजें आपको स्माइल प्रोजेक्ट से याद रखना है। स्माइल प्रोजेक्ट किस मिनिस्ट्री के द्वारा, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा। चलिए अगला देख लेते हैं। यहां पर देखिए अगला है नेशन पेज ट्राइब्यूट्स टू फाउंडर ऑफ आर्य समाज। तो आर्य समाज के यहां पर आपको ध्यान देना है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी जो है आर्य समाज के संस्थापक थे और इनके बर्थ एनिवर्सरी पर हमने हमारे देश ने क्या किया, उनको ट्राइब्यूट पे किया। इनकी जन्म की अगर बात करें तो इनका जन्म हुआ था 12 फरवरी 1824 को, तो 12 फरवरी को इनको नेशन ने ट्राइब्यूट पे किया और ही वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज, राइट। तो आर्य समाज की स्थापना क्वेश्चन पूछता है बार बार एग्जाम में, आर्य समाज की स्थापना किसने किया, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। और आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा कब किया गया था, यह किया गया था 10 अप्रैल 1875 को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आर्य समाज की स्थापना कब किया गया था, तो 10 अप्रैल 1875 को। किसके द्वारा, तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, याद रखिएगा। अगला है यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी इनॉग्रेट्स 14.5 किलोमीटर लॉन्ग रेल कम रोड ब्रिज ओवर गंगा रिवर एट मुंगेर बिहार। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी के द्वारा 14.5 किलोमीटर का लॉन्ग रेल कम रोड, ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं तो ये दो सेक्शन में बटा हुआ है, एक रोड वाला ब्रिज है और एक रेल वाला ब्रिज है। तो इसको उद्घाटन कर दिया गया है गंगा रिवर पर मुंगेर में और नितिन गडकरी साहब ने इसका उद्घाटन किया थ्रू डिजिटल्स और नीतीश कुमार जी मौजूद थे। जो ब्रिज है दैट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन NH 333B 333B। तो बिहार वाले जो है बीपीएससी वाले ये क्वेश्चन को पकड़ लेंगे, ठीक है, यहां तक तो आप पढ़ेंगे, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है किस NH पर बना हुआ है, NH 333B पर बनाया गया है। कॉस्ट नहीं पूछेगा आपसे, जान लीजिए 696 करोड़ रुपया लगा हुआ है और ये अटल बिहारी वाजपेयी के समय में ही इसका उद्घाटन किया गया था। ये जो ब्रिज है इसका उद्घाटन अटल बिहारी वाजपेयी के समय ही किया गया था। तो ये इसकी कुल लंबाई 14.5 है। NH याद रख लीजिएगा 333B है ये, राइट। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है मुगल गार्डन्स। अब यहां से आपको क्या टेक अवे पॉइंट है, मुगल गार्डन कहां पर है, दिल्ली में है। तो राष्ट्रपति भवन में जो मुगल गार्डन है उसको अब आम पब्लिक के लिए खोल दिया गया है और ये 16 मार्च तक ओपन रहेगा। तो जिन व्यक्ति को घूमना है मुगल गार्डन में, देखना है गार्डनिंग का, जिनको शौक है फूल पत्तियों को देखने का, दे कैन विजिट टू द प्रेसिडेंट हाउस, जो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन एक है और उसको अब आम पब्लिक के लिए खोल दिया। तो मैंने इस न्यूज को लेने का पर्पस यह है कि मुगल गार्डन कहां पर है, सो दैट इज इन राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली। वर्तमान में भारत के प्रेसिडेंट कौन है, रामनाथ कोविंद। और ये कितने नंबर का प्रेसिडेंट है, कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के एक और बताइए। क्वेश्चन ये इस तरह का भी पूछता है बीपीएससी में। बीपीएससी को लाइटली मत लीजिएगा, बीपीएससी में किस तरह का क्वेश्चन फोल्ड कर देगा आप थोड़ा सा पैटर्न उलट के देख लीजिए, पता चल जाएगा। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइए कि रामनाथ कोविंद जो है भारत के कौन से प्रेसिडेंट हैं, राइट। अगला प्रश्न है फोर्थ क्वाड फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग। तो फोर्थ क्वाड फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग जो है वो संपन्न हो गया। अब फोर्थ क्वाड जो है, क्वाड में आपको मालूम है कि कौन कौन से कंट्री हैं, क्वाड में कौन कौन से कंट्री है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, ये 4 कंट्री हैं क्वाड। तो अभी वर्तमान में एक क्वाड का फॉरेन मिनिस्टर का मीटिंग था। अब ये मीटिंग कहां संपन्न हुआ, मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में हुआ,
राइट। तो मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में ये मीटिंग हुआ। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि क्वाड का फॉरेन मिनिस्टर का मीटिंग हाल ही में कहां संपन्न हुआ, तो ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में संपन्न हुआ। कंट्री कौन कौन है क्वाड में, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये फिर से नहीं पूछ सकता है। आपको मालूम होना चाहिए कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान और अमेरिका शामिल है। अब आइए हम बात कर लेते हैं वन ओशियन समिट की। हाल ही में चर्चा में था वन ओशियन समिट। तो वन ओशियन समिट क्या है, यहां पर देखिए, वन ओशियन समिट दैट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय फ्रांस। किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, फ्रांस के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। और ये कब ऑर्गेनाइज किया गया, 9 से 11 फरवरी के बीच में। और ये कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया, फ्रांस में भी कहां पर, ये ब्रेस्ट में ऑर्गेनाइज किया गया, राइट। तो ऑर्गेनाइज किया गया फ्रांस के ब्रेस्ट में 9 से 11 फरवरी के बीच में, इन कोऑपरेशन विद यूनाइटेड नेशंस एंड द वर्ल्ड बैंक। किसके साथ में, यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड बैंक के सहयोग से फ्रांस में वन एशियन समिट का आयोजन 9 से 11 फरवरी के बीच में संपन्न हुआ। कहां पर, फ्रांस के ब्रेस्ट में। फ्रॉम इंडिया इट वाज एड्रेस्ड बाय पीएम मोदी। तो इंडिया की तरफ से किसके द्वारा एड्रेस किया गया, पीएम मोदी के द्वारा इस वन एशिया समिट को एड्रेस किया गया डिजिटली। ऑब्जेक्टिव क्या है, वन एशियन समिट का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वन एशियन समिट का जो ऑब्जेक्टिव है वो है मोबिलाइज द इंटरनेशनल कम्युनिटी। अब क्यों इंटरनेशनल कम्युनिटी को मोबिलाइज करना चाह रहा है भाई, इंटरनेशनल कम्युनिटी को मोबिलाइज करना चाह रहा है सो दैट जितने भी, ये आप यहां पर देखिए, ओशन इकोसिस्टम को बचाने के लिए, ओशन इकोसिस्टम को हेल्दी रखने के लिए, ये पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी को मोबिलाइज करने के लिए वन एशियन समिट का आयोजन फ्रांस के ब्रेस्ट में संपन्न हुआ। एंड दिस वाज सपोर्टेड बाय यूनाइटेड नेशन एंड वर्ल्ड बैंक, क्योंकि इन दोनों के कोऑपरेशन से हुआ है ये मीटिंग। चलिए अगला है नेशनल डी वार्मिंग डे। क्वेश्चन बनता है यहां से, नेशनल डी वार्मिंग डे कब मनाया जाता है, तो नेशनल डी वार्मिंग डे जो है वो कब मनाया गया, 10 फरवरी को। सो हर साल 10 फरवरी को नेशनल डी वार्मिंग डे मनाया जाता है। एंड क्यों मनाया जाता है, इसलिए मनाया जाता है सो दैट टू मेक पीपुल अवेयर अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ डी वार्मिंग, पार्टिकुलरली ऑफ द चिल्ड्रेन, जो एज ग्रुप के होते हैं 1 से 19 साल के एज के बीच के लोगों के बीच में, राइट। तो आप ध्यान रखिएगा नेशनल डी वार्मिंग डे कब मनाया जाता है, तो 10 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। अगला बात कर लेते हैं डेमोक्रेसी इंडेक्स का, 5 स्टार क्वेश्चन है ये, ठीक है। डेमोक्रेसी इंडेक्स पूछेगा आपका एग्जाम में। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान दीजिए कि डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 आपको क्या याद रखना है कि किस एजेंसी के द्वारा यह जारी किया जाता है, तो ये एजेंसी का नाम है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। हमने इसको डिटेल में कवर किया है, एक आप देखेंगे वीडियो, हमारे प्लेलिस्ट में वीडियो अवेलेबल है, करंट अफेयर्स के प्लेलिस्ट में डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 करके आपको वीडियो मिल जाएगा। तो अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप वहां पर जाके देख सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने यहां भी कवर किया है। तो डेमोक्रेसी इंडेक्स जो है उसमें इंडिया का स्थान कितना आया है, तो 46 आया है। कितना, 46 आया है। और ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है। और जो टॉप के 3 कंट्री हैं, डेमोक्रेसी के टॉप के 3 कंट्री हैं, वो है नॉर्वे, न्यूजीलैंड और फिनलैंड। तो इतनी चीजें आप याद रखिए। डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान 46वां रहा। ये जारी किया जाता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। टॉप 3 के कंट्री हैं नॉर्वे, न्यूजीलैंड और फिनलैंड, राइट। तो डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 46वां रैंक भारत का। अगला हम बात कर लेते हैं अटल टनल से। तो ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा भी जा चुका है। अटल टनल से क्वेश्चन जो पूछा था वो क्वेश्चन यहां से था, ठीक है। तो अब यहां पर सबसे पहले देख लीजिए अटल टनल न्यूज में क्यों था, व्हाई इट वाज इन न्यूज, व्हाई इट वाज इन न्यूज। तो अटल टनल न्यूज में इसलिए था कि इसको अब ऑफिशियली सर्टिफाई कर दिया गया है वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाईवे टनल एबव 10,000 फीट, ठीक है। अब ये सर्टिफाई किया गया किसके द्वारा, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के द्वारा। सो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड जो है अब अटल टनल को वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट हाईवे टनल एवं यानी 10,000 फीट के ऊपर का दुनिया का सबसे लंबा जो हाईवे टनल है उसको अटल टनल को घोषित कर दिया है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड ने। ओके, अटल टनल की अगर हम बात करें तो यहां पर देखिए इसकी कुल जो लंबाई है 9.02 किलोमीटर है। ये अटल टनल की जो लंबाई है ये कहां पर है, यहां हिमाचल से। यहां पर देखिए किसको किसको कनेक्ट करता है अटल टनल, हिमाचल में। अटल टनल इज अ हाईवे टनल बिल्ट अंडर रोहतांग पास, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, हिमाचल में रोहतांग पास है, राइट। रोहतांग पास इन ईस्टर्न पीर पंजाल हिमालयन रेंज ऑन लेह मनाली हाईवे, ठीक है। किस पे, लेह मनाली हाईवे पर ये बनाया हुआ है। तो यहीं से क्वेश्चन, ये पीर पंजाल वाला से क्वेश्चन पूछ दिया था बीपीएससी ने, राइट। तो ध्यान रखिएगा
अटल टनल इज अ हाईवे टनल, विल टनल रोहतांग पास, रोहतांग दर्रा के में बनाया हुआ है इन ईस्टर्न पीर पंजाल हिमालयन रेंज, राइट। और किस हाईवे पे? लेह मनाली हाईवे पे। इसकी कुल लंबाई है 9.02 किलोमीटर। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट कंटिन्यूड राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम। तो राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम को गवर्नमेंट ने जारी रखा है। अब ये 5 साल के लिए आगे जारी रख दिया है। तो अब 2021 से लेकर के 2025-26 तक ये कार्यक्रम राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम को जारी रखेगा। तो ये क्वेश्चन यहां से क्या पूछेगा कि भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम को एक्सटेंड कर दिया है कितने वर्षों के लिए और कब से कब? तो 5 वर्षों के लिए 2021-22 से लेकर के 2025-26 तक। इस स्कीम के बेनिफिशियरीज कौन है, यानी फायदा किसको मिलता है? ये जो राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम है, इससे फायदा किसको मिलता है? तो ये फायदा मिलता है एज ग्रुप ऑफ 15 से 29। तो इसके बेनिफिट एज ग्रुप जो है 15 से 29 ईयर्स के बीच वाले हैं। और इस तरह का भी प्रश्न बीपीएससी ने कई बार फॉर्मुलेट किया है। जो राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम है, दिस इज द फ्लैगशिप सेंट्रल सेक्टर स्कीम, पूरी तरह से सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। और यह स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स का। तो यह भी ध्यान में रखिएगा, जो राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम है, दिस इज द स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर का है। और ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। वर्तमान में यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के, यूथ अफेयर्स यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के मंत्री कौन है? तो वो हैं अनुराग ठाकुर जी। अनुराग ठाकुर वर्तमान में यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। ऑब्जेक्टिव इस स्कीम का है, ऑब्जेक्टिव क्या है? डेवलप करना क्या? पर्सनालिटी एंड लीडरशिप क्वालिटी ऑफ द यूथ एंड एंगेजिंग देम इन द नेशन बिल्डिंग एक्टिविटी। और इनको पर्सनालिटी और लीडरशिप डेवलप करना है और उनको एंगेज करना है नेशन बिल्डिंग एक्टिविटीज में। तो इतनी चीजें आप इस न्यूज से याद रखिए। एक और फिर से क्वाड, क्वाड को हमने वैसे तो पहले ही डिस्कस किया था क्वाड के बारे में कि क्वाड में कितने कंट्री हैं? 4 कंट्री। क्वाड का मतलब 4 होता है। देयर आर 4 कंट्रीज इन दैट। एंड कौन कौन से कंट्री हैं? भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। सो इट इज द ग्रुप ऑफ फाउंडर, मतलब 4 डेमोक्रेसी। ठीक है, कितनी डेमोक्रेसीज कंट्री हैं? 4। कौन कौन है? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट एंड जापान। वी हैव सीन दिस। ओके, सो आइडिया कहां से आया था? ये चारों कंट्री को ये आइडिया कहां से आया? क्वाड का कंसेप्ट किसके द्वारा लाया गया? सो दिस आइडिया वाज फर्स्ट मोटेड बाय जापानीज प्राइम मिनिस्टर। तो उस समय के जापान के प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो अबे। उन्होंने ही ये आइडिया 2007 में कंसेप्चुअलाइज किया था। उनके ही दिमाग में यह आइडिया आया था, लेकिन कुछ रीजन से ये आइडिया मूव नहीं हो पाया था। लेकिन बाद में फाइनली आप देखेंगे कि 2017 में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, जापान केम टुगेदर एंड फॉर्म्ड दिस क्वाड्रिलैटरल कोलिशन। ठीक है, तो ये जो क्वाड कंट्री है, इसने 2017 में फाइनली ये अपना कोलिशन क्रिएट किया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि क्वाड कंट्री में कितने देश हैं, तो 4। कौन कौन है? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, जापान। ये कब आइडिया आया था? तो जापान के प्रधानमंत्री के दिमाग में ये आइडिया 2007 में आया था। लेटर ऑन 10 साल बाद ये 2017 में क्वाड का फॉर्मेशन किया गया। चलिए आगे हम बात करते हैं पंछी कमीशन और पुंछी कमीशन। ठीक है, पंछी कमीशन जो है, अब ये पंछी कमीशन 2010 क्यों यहां पर है उसकी भी बात करेंगे। ये पंछी कमीशन जो है दैट वाज क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, एक कंस्टिट्यूट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। एक कमीशन है जो कि क्या लुक आफ्टर किया? सेंटर स्टेट के रिलेशन से रिलेटेड है। राइट, ये चर्चा में था अभी। सो ये क्वेश्चन बार बार आपको पॉलिटी सेक्शन के अंतर भी आ सकता है। पॉलिटी करंट अफेयर्स के सेक्शन में आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन एक तो कैसे पूछेगा? डायरेक्टली पूछेगा कि पंछी कमीशन का जो संबंध है वो किससे है। तो इसका संबंध है जो केंद्र और राज्य के संबंधों से, राइट, सेंटर स्टेट रिलेशन से। और इसका जो गठन किया गया था वो गठन किया गया था जस्टिस मदन मोहन पंछी के अध्यक्षता में। तो जस्टिस मदन मोहन पंछी के अध्यक्षता में गठन किया गया था, इसीलिए इस कमीशन का नाम दे दिया गया पंछी कमीशन। ठीक है, एंड ही वाज द फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। राइट, और इस कमीशन का गठन किया गया था अप्रैल 2007 में। लेकिन इसने अपना रिकमेंडेशन कब दिया था? इसने अपना रिकमेंडेशन 273 रिकमेंडेशन दिए थे और रिकमेंडेशन वाज गिवन टू द गवर्नमेंट ऑन 30 मार्च 2010। इसीलिए बोला जाता है पंछी कमीशन 2010। तो क्वेश्चन यहां से भी पूछ सकता है। एक बार क्वेश्चन आप देखेंगे बीपीएससी का प्रीवियस ईयर्स उलट के क्वेश्चन, तो पॉलिटी में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सरकारिया कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी। समझ रहे हैं? तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है वहां पर कि पंछी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी, क्योंकि केंद्र सरकार का जो केंद्र और राज्य के संबंधों से संबंधित है पंछी कमीशन। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि पंछी कमीशन का गठन तो नहीं पूछेगा कि 2007 में हुआ था, क्या हुआ था। अगर 2007 में पूछते तो अच्छी बात है, आपने जान में ही लिया।
अगर ये पूछता है कि रिपोर्ट कब सौंपा था, तो आप ये भी जान लिए कि 2010 में। अब ये जो कमीशन होते हैं, जितने भी कमीशन होते हैं, दैट हैज बीन, ये किसके द्वारा किया गया था, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था। किसी भी चीजों को जांच के लिए कमीशन का गठन किया जाता है और वो अपनी रिपोर्ट्स होती है। तो लगभग 3 साल इसको लगा अपने रिपोर्ट को सौंपने में। केंद्र 273 रिकमेंडेशन ये दिया था। अगला जो एक इंपॉर्टेंट न्यूज है वो है ब्लू डॉट नेटवर्क से। तो ये ब्लू डॉट नेटवर्क क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है ये ब्लू डॉट नेटवर्क, ठीक है। ये इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द यूपीएससी एग्जाम्स। इफ यू आर गोइंग टू अपीयर इन यूपीएससी, दिस क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। यहां पर देखिए, अब ये ब्लू डॉट नेटवर्क क्या है, ये देखिए क्वेश्चन जो है ना कैची टाइप बनाएगा आपसे। तो एकदम कैची करने का मतलब वो वाला सीजर्स नहीं, आई मीन एकदम आई कैचिंग जो होता है ना, एकदम तुरंत आया वर्ड, एक ऐसा वर्ड होता है जिसको तुरंत एग्जामिनर के द्वारा क्वेश्चन कट कॉपी पेस्ट करके इंसर्ट कर दिया जाता है। तो ब्लू डॉट नेटवर्क क्या होता है, इट इज अ मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव। मल्टी स्टेक मतलब एक से ज्यादा स्टेक होल्डर है उसमें। तो क्यों ये ब्लू डॉट नेटवर्क का पर्पस क्या है, टू ब्रिंग द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर एंड सिविल सोसाइटी, 3 लोग हैं इसमें, ध्यान दीजिएगा, गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर एंड सिविल सोसाइटी, जीपीसी, ठीक है। गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर एंड सिविल सोसाइटी को टुगेदर लाने के लिए, टू प्रमोट हाई क्वालिटी ट्रस्टेड स्टैंडर्ड फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक तो कीवर्ड यहां पर ध्यान दीजिएगा कि ब्लू डॉट नेटवर्क का संबंध किससे है, तो भाई टू प्रमोट, टू गिव ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। लेकिन अब इसका पर्पस ये है कि जितने भी मल्टी स्टेक होल्डर हैं उनको एक इकट्ठा एकत्रित करना, और इस इकट्ठे में सरकार भी है, प्राइवेट बॉडीज भी हैं और सिविल सोसाइटी भी है। ये तीनों को इकट्ठा करके इस मंच का तैयार किया गया है, ब्लू डॉट नेटवर्क का तैयार किया गया है। और इस ब्लू डॉट नेटवर्क को अनाउंस किया गया था नवंबर 2019 में। कब अनाउंस किया गया था, नवंबर 2019 में, एट द इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम। जब इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम हो रहा था बैंकॉक, बैंकॉक कहां है, थाईलैंड में। तो इसी थाईलैंड में इस ब्लू डॉट नेटवर्क का गठन किया गया था। और इस ब्लू डॉट नेटवर्क का पर्पस है टू ब्रिंग टुगेदर गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर एंड सिविल सोसाइटी। तो आपसे क्वेश्चन जो अगर बनाएगा यूपीएससी में, अगर क्वेश्चन बनाए तो इस टाइप का स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बना देगा कि ब्लू डॉट नेटवर्क में इनमें से कौन कौन से शामिल हैं, गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर्स और सिविल सोसाइटी या सभी। इस टाइप का क्वेश्चन एक तो बन गया। पर्पस इसका क्या है, तो पर्पस यही है कि टू प्रमोट हाई क्वालिटी ट्रस्टेड स्टैंडर्ड फॉर द ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इसका गठन कब हुआ था, तो इसका गठन किया गया था, इट वाज अनाउंस्ड ऑन 4 नवंबर 2019 इन बैंकॉक, थाईलैंड। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि इसमें जो लीडिंग कंट्री है वो है यूएस और जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इसके अलावे इसको समझा जा रहा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का काउंटर। अब बेल्ट, BRI का आपको तो जानते हैं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है, चाइना का एक बहुत ही फ्लैगशिप स्कीम है, ठीक है। तो टू इनकाउंटर, डायरेक्ट काउंटर टू चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अगर आप चाहते हैं कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर भी मैं करंट अफेयर्स अपडेट करूं, तो दैट विल बी आल्सो इंक्लूडेड इन लेटर ऑन, ठीक है। तो लेटर ऑन उसको भी आपको डिटेल में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को दिया जाएगा, जो कि आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है आपका मेंस का भी क्वेश्चन इंटरनेशनल रिलेशन पर बनता है। आइए हम बात कर लेते हैं अगला जो न्यूज है डीलिमिटेशन कमीशन से। तो जो डीलिमिटेशन कमीशन होता है, डीलिमिटेशन कमीशन चर्चा में किस लिए था, क्योंकि हाल ही में जेएनके में डीलिमिटेशन कमीशन का गठन किया गया था। अब यहां पर देखिए, आपको जो पॉइंट याद रखना है कि डीलिमिटेशन कमीशन से वो क्या है, कि डीलिमिटेशन कमीशन जो होता है दैट इज अ इंडिपेंडेंट बॉडी। क्या होता है ये, इंडिपेंडेंट बॉडी है ये। डीलिमिटेशन कमीशन इज अ इंडिपेंडेंट बॉडी, एक एकदम अलग बॉडी है, किसी से स्वतंत्र प्रभार में रहने वाला बॉडी है ये। अब इसका गठन किस संविधान के अनुच्छेद के द्वारा होता है, तो इसका गठन जो है संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत किया गया था। आफ्टर द पार्लियामेंट इनैक्टेड अ डीलिमिटेशन एक्ट, जब पार्लियामेंट ने डीलिमिटेशन एक्ट किया गया तो भाई बोला गया कि भाई पार्लियामेंट इनैक्टेड अ डीलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस, और बोला गया कि एवरी सेंसस के बाद डीलिमिटेशन का गठन किया जाएगा, राइट। ये जो डीलिमिटेशन कमीशन होता है इसका गठन करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, इसका गठन होता है। तो क्वेश्चन यहां से भी पूछा जा सकता है कि डीलिमिटेशन कमीशन का गठन किसके द्वारा किया जाता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। दैट वर्क्स अंडर कोलैबोरेशन विद इलेक्शन कमीशन, और ये इलेक्शन कमीशन के साथ में मिलकर काम करता है, राइट। तो आपको कितनी चीजें याद रखना है इस डीलिमिटेशन कमीशन से, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 82, दूसरी चीज गठन किसके द्वारा किया जाता है, तो प्रेसिडेंट के द्वारा और हर सेंसस के बाद, और तीसरी चीज जो है ये इलेक्शन कमीशन के कोलैबोरेशन में काम करता है। आगे चलिए, MTCR न्यूज में आप बार बार सुनते होंगे मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम के बारे में। ये मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम है क्या, तो बेसिकली इसका पर्पस है, क्या पर्पस है,
टू प्रिवेंट, सबसे पहले पर्पस देख लीजिए, किसी भी चीजों का पर्पस समझिए, क्यों। अगर इस क्यों का आंसर आपको मिल गया तो समझिए आपका करंट अफेयर्स तैयारी होगी। क्यों कैसे अगर आपने पूछ लिया तो आपका हो जाएगा, राइट। इट इज इनफॉर्मल एंड वॉलंटरी पार्टनरशिप, सबसे पहले तो ये देखिए कि ये इनफॉर्मल है, नॉट फॉर्मल, और वॉलंटरी भी है, दैट इज अ पार्टनरशिप, ओके, अमंग 35 कंट्री। तो टोटल कितने एमटीसीआर में मेंबर हो गए? 35 कंट्री। क्यों भाई बनाए गए ये 35 कंट्री, क्यों इकट्ठा हो गए, है ना। ये 35 कंट्री जो चचा बन रहे हैं, ये क्यों बन रहे हैं, वाई, ये बन रहे हैं इसलिए टू प्रिवेंट द प्रोलिफरेशन ऑफ मिसाइल एंड अनमैन्ड एरियल व्हीकल। ये जितने भी लोग मिसाइल अपने मन से मिसाइल बना रहे हैं, यूएवी बना रहे हैं, इसके टेक्नोलॉजी के प्रसार को रोकने के लिए ही ये एमटीसीआर बनाया गया। लेकिन इसमें एक क्राइटेरिया दे दिया गया कि जिसका पेलोड, यानी कोई ऐसा यूएवी या कोई ऐसा मिसाइल जो 500 केजी, ठीक है, जो अपना 500 केजी के पेलोड से ऊपर 300 किलोमीटर तक के रेंज, कैरिंग द ग्रेटर देन 500 केजी पेलोड फॉर मोर देन 300 किलोमीटर। इस लिमिट के बियॉन्ड अगर कोई बना रहा है तो उस पर रेस्ट्रिक्शन इंपोज करेगा, ठीक है। कौन? मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम, यानी 300 किलोमीटर के रेंज और कोई भी मिसाइल या यूएवी 500 केजी से ज्यादा पेलोड ले जाता है तो उस पर रेस्ट्रिक्शन, ऐसे टेक्नोलॉजी को डेवलप करने से ये एमटीसीआर रोकेगा। इसीलिए ये समझ रहे हैं ना, अंकल बन रहा है। तो इट वाज एस्टैब्लिश इन अप्रैल 1987। कब एमटीसीआर का गठन किया गया था? 1987 में। और 1987 में यह किया गया था G7 कंट्रीज के द्वारा, G7 ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। इसमें कौन कौन से शामिल हैं? यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, इटली, जापान। रट लीजिए, क्वेश्चन दम पूछेगा आपसे कि G7 में कौन कौन से शामिल है। यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, इटली और जापान, ठीक है, याद हो गया। सवाल उठता है कि क्या भारत भी एमटीसीआर का मेंबर है? तो हाँ, इनको भी चचा बनने में समय लगा। तो इनको जो चचा बनने में समय लगा तो ये 35वां जो फुल मेंबर जो हुआ, इंडिया बिकेम 35th फुल मेंबर ऑफ एमटीसीआर इन जुलाई 2016। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इंडिया आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इंडिया मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम का मेंबर कब बना? तो ये बना जुलाई 2016 में। इंटरव्यू का क्वेश्चन है, क्यों बनाया गया, ठीक है। ये वाला जो लाइन है दैट इज फॉर द इंटरव्यू। सो यू आर गोइंग टू बी आस्क्ड, एक तो G7 एंड सेकंड थिंग इज दैट इंडिया मेंबर ऑफ द मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम। ऑफ कोर्स इंडिया इज अ मेंबर ऑफ मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम। व्हाई? बिकॉज इंडिया बिकेम द मेंबर ऑफ दिस रेजिम इन जुलाई 2016। दैट्स इट। आगे बढ़िए। अगला है जीवा प्रोग्राम। अब जीवा प्रोग्राम क्या है? व्हाट इज दिस जीवा प्रोग्राम? तो सबसे पहले तो आप ध्यान रखिए कि जीवा प्रोग्राम किसके द्वारा चालू किया गया है। क्वेश्चन तो यहीं से पूछेगा, है ना। तो नाबार्ड के द्वारा चालू किया गया है। नाबार्ड यहां से, नेशनल एग्रीकल्चर बैंकिंग फॉर नेशनल बैंकिंग फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, नाबार्ड का फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ देता है। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। पहला चीज तो जानिए। दूसरा चीज जानिए कि जीवा प्रोग्राम जो है किसको, जीवा, ठीक है, जीवा प्रोग्राम जो है वो नाबार्ड के द्वारा शुरू किया गया है, लॉन्च्ड बाय नाबार्ड। अब ऑब्जेक्टिव क्यों लॉन्च किया गया भाई? ऐसे कुछ भी लॉन्च कर देगा? नहीं। टू प्रमोट नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए ये जीवा प्रोग्राम को चलाया गया है नाबार्ड के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, नाबार्ड क्या है। यहां पर देखिए, थोड़ा सा नाबार्ड के बारे में जानकारी ले लीजिए। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को किया गया था। कब किया गया था सर? 1982 को नाबार्ड का स्थापना किया गया था। जुलाई 1982 को किया गया था। हेडक्वार्टर कहां है सर इसका, नाबार्ड का? तो हेडक्वार्टर है मुंबई में। कहां पर है? मुंबई मेरी जान, ठीक है। तो मुंबई में हेडक्वार्टर है नाबार्ड का। और चेयरमैन कौन है इसके? तो चेयरमैन है, यहां पर देखिए, ये देखिए, चिंताला, ठीक है। तो गोविंदा को ये याद रख लीजिए बस, गोविंदा राजुलू, गोविंदा बस याद रख लीजिए, बाकी तो बन जाएगा। तो इतना याद नहीं रहेगा आपसे, गोविंदा राजुलू चिंताला, तो बस ये याद रख लीजिए, गोविंदा, ठीक है। तो जुलाई 12, 1987 हेडक्वार्टर मुंबई, और जो चेयरमैन है ये है गोविंदा राजुलू चिंताला, ठीक है। और वाई जीवा प्रोग्राम? तो सबसे पहले तो जीवा प्रोग्राम बाय नाबार्ड। जीवा प्रोग्राम क्यों? नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको, ये आपको 3 स्टार का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट पेपर में छापने वाला ये है, डायरेक्ट पेपर में छाप देगा ये बीपीएससी, ठीक है। इंडिया फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस,
ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में आपका आ रहा है, मान के चलिए। तो इंडिया फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क विल बी बिल्ट इन जबलपुर मध्य प्रदेश। कहां पर है? जबलपुर मध्य प्रदेश। तो भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क जो है वो कहां खोला जाएगा? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश का कैपिटल क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? तो कौन है? मंगू भाई पटेल है। कौन है? मंगू भाई पटेल है। तो ये तीन चीजें आप याद रखिए। इंडिया का पहला जियोलॉजिकल पार्क जबलपुर मध्य प्रदेश में। जीवा प्रोग्राम नाबार्ड के द्वारा शुरू किया गया है। नाबार्ड का स्थापना कब हुआ था? 1982 में हुआ था। हेडक्वार्टर कहां है? मुंबई में है। ये जीवा प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए। सर नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एकदम इसको करंट अफेयर्स को एकदम ना अपना बना लीजिए, ठीक है। चलिए आगे। अब आगे देखिए, ये क्या दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है रेलवे स्टेशन। तो रेलवे स्टेशन ये नॉर्मल रेलवे स्टेशन नहीं है। ये आप अपने गांव का जो रेलवे स्टेशन देखते होंगे वो वाला रेलवे स्टेशन नहीं है। ये बुलेट ट्रेन का रेलवे स्टेशन है। किसका है? बुलेट ट्रेन का रेलवे स्टेशन है। तो सूरत जो है, सूरत जो है, सूरत कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? ये क्वेश्चन तो जानते ही होंगे। सूरत ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। किसके नदी? ताप्ती नदी के। तो इंडिया का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन जो है दिसंबर 2024 तक तैयार कर लिया जाएगा। और ये कहां पर बनेगा? सूरत में बनेगा। तो सूरत कहां पर है? सर गुजरात में है, ठीक है। और सूरत सिटी विल गेट इंडिया फर्स्ट बुलेट स्टेशन, ठीक है। और ये इसका जो रूट होगा मुंबई अहमदाबाद, ठीक है। मुंबई और अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट विल बी इंडिया फर्स्ट बुलेट ट्रेन रूट। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। इंडिया फर्स्ट बुलेट ट्रेन रूट जो है मुंबई से अहमदाबाद के बीच में होगा। और जो सूरत है वो गुजरात में है। तो गुजरात का कैपिटल कहां पर है? सर गांधीनगर में। सीएम कौन है? यहां पर देखिए पटेल जी, भूपेंद्र भाई पटेल हैं। तो भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के सीएम हैं। और गवर्नर कौन है? तो ये हैं आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत जो है गुजरात के गवर्नर हैं। तो बस याद रखिए, सूरत में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनाया जाएगा और बनाया जा रहा है। और जो फर्स्ट बुलेट ट्रेन रूट है वो है मुंबई से अहमदाबाद। और सूरत किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ताप्ती नदी के किनारे। सूरत का कैपिटल कहां है? गांधीनगर। सॉरी, गुजरात का कैपिटल कहां है? गांधीनगर। और सीएम कौन है? सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल। एंड गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। आगे चलते हैं। अक्षय कुमार, तो वर्सटाइल हीरो ऑफ द बॉलीवुड अक्षय कुमार, ठीक है, एंड माय फेवरेट हीरो। तो अक्षय कुमार जो है दैट हैज बीन नेम्ड एज अ ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। तो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है उत्तराखंड के। अक्षय कुमार के बारे में एक खास बात क्या है मालूम है आपको? एक तो सबसे पहली चीज, एक तो फिटनेस, सेकंड थिंग व्हाट, अर्निंग के मामले में ना बहुत ही आगे हैं। इनकी लगभग मूवियां जो है आजकल देखेंगे आप हिट मूवियों में, ये वेट नहीं करते हैं कि एकदम बड़े प्रोजेक्ट की मूवी हम तैयार करेंगे। अगर आपको कुछ सीखना है तो मतलब रिजल्ट 100% है इनका। जैसे 100% रिजल्ट होता है ना पूरा, आप जैसे आप बुक फॉलो करते हैं इकोनॉमिक्स पॉलिटी ये वो पूरा नहीं खत्म करके बस स्मार्ट स्टडी ये करते हैं। तो दैट्स वाई। ओके, अक्षय कुमार नेम्ड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि किस राज्य के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अक्षय कुमार को नियुक्त किया गया है? तो ये उत्तराखंड के रूप में। कैपिटल कहां पर है? तो कैपिटल है देहरादून, ठीक है। सीएम पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के वर्तमान में सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी। अभी इलेक्शन चल रहा है, अभी इलेक्शन के बाद क्या होता है नोबडी नोज। अगर बदल गए तो अपडेट कर लीजिएगा आप अपने आप को, है ना। वर्तमान में तो यही है। गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। तो इतना याद रखे, जो राज्यपाल है वहां के गुरमीत सिंह हैं। और अक्षय कुमार को वहां का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। चलिए अगला न्यूज देख लेते हैं। अगला न्यूज है एन चंद्रशेखरन। तो एन चंद्रशेखरन को टाटा सन्स का चेयरमैन बना दिया गया है। ये है एन चंद्रशेखरन और इनको रीअपॉइंट किया गया, पहले से भी थे। ही हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द टाटा सन्स। दैट्स इट। आगे चलते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी का एक बुक लिखा गया है, टाइटल है उसका अटल बिहारी वाजपेयी। एंड दिस बुक हैज बीन रिटन बाय सागरिका घोष। दिस इज द बुक एंड दिस वाज रिटन बाय सागरिका घोष, ठीक है। अगला टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021। एक टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स जारी किया गया है 2021, जिसमें मुंबई को 5 मोस्ट कंजेस्टेड सिटी के रूप में दुनिया का बताया गया है। तो मुंबई 5 मोस्ट कंजेस्टेड सिटी के रूप में बताया गया है। यहां पर देख रहे हैं कंजेस्टेड किस तरीके से मुंबई एकदम ट्रैफिक में जाम है। इस्तांबुल और तुर्की, इस्तांबुल और तुर्की जो है दैट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द मोस्ट कंजेस्टेड सिटी इन द वर्ल्ड एज पर जो टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स जो है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे कंजेस्टेड सिटी कौन सा है? तो इस्तांबुल और तुर्की दोनों को साथ में एक नंबर पर दिया गया है और भारत में मुंबई को 5वां स्थान दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। एंटोनियो कोस्टा री इलेक्टेड। तो एंटोनियो कोस्टा, ये है एंटोनियो कोस्टा और एंटोनियो कोस्टा को
पुर्तगाल का फिर से प्राइम मिनिस्टर के रूप में चुन लिया गया है। तो पुर्तगाल के फिर से प्राइम मिनिस्टर के रूप में किनको चुना गया है? तो अंटोनियो कोस्टा को। और पुर्तगाल का कैपिटल है लिस्बन। पुर्तगाल का करेंसी है यूरो। तो याद रखिएगा, पुर्तगाल का करेंसी यूरो, कैपिटल लिस्बन एंड अंटोनियो कोस्टा फिर से वहां का प्रधानमंत्री बन गए हैं। इज द अंटोनियो कोस्टा। चलिए यहां पर देखिए, खिजिदिया बर्ड सेंचुरी क्या है? खिजिदिया बर्ड सेंचुरी जो कि गुजरात के जामनगर में स्थित है। तो खिजिदिया बर्ड सेंचुरी ऑफ द गुजरात एंड वखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ उत्तर प्रदेश, ये दोनों को याद रख लीजिएगा। वखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ उत्तर प्रदेश एंड खिजिदिया बर्ड सेंचुरी ऑफ जामनगर, ये दो बर्ड सेंचुरी को रामसर वेटलैंड के रूप में, रामसर वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट के रूप में घोषित कर दिया गया है। ठीक है, अब इंडिया में जो टोटल रामसर वेटलैंड जो है वो है 49। तो रामसर वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की जो साइट है इंडिया में वो पहुंच गया है 49। तो हाल ही में जो दो स्थल को शामिल किया गया है वो है खिजिदिया बर्ड सेंचुरी ऑफ जामनगर और वकीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ उत्तर प्रदेश। तो इन दोनों का नाम याद रखिएगा। वेटलैंड डे की अगर हम बात करें तो हर साल हम 2 फरवरी को वेटलैंड दिवस के रूप में मनाते हैं। अब ये हर साल क्यों मनाते हैं? क्योंकि हमको मालूम है कि 2 फरवरी 1971 को एक कन्वेंशन हुआ था वेटलैंड को बचाने के लिए ईरान में। तो ईरान के रामसर स्थान की जगह पर 2 फरवरी 1971 को ये हुआ था। तो इसीलिए हम इसको 2 फरवरी को वेटलैंड डे के रूप में मनाते हैं। थीम क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट है। थीम क्या था? वेटलैंड डे 2022 का थीम क्या था? तो इसका थीम था वेटलैंड एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर। याद रखिएगा इसको, ठीक है, क्वेश्चन बन रहा है। वेटलैंड एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर। आगे चलिए, दुबई विल लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड फ्लाइंग बोट जेट। ये देखिए फ्लाइंग बोट जेट है और ये किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? दुबई के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? दुबई जो है दुनिया का पहला हाइड्रोजन से चलने वाला फ्लाइंग बोट बना रहा है, राइट। और यूएई का कैपिटल कहां पर है? तो अबू धाबी में है। और यूएई का करेंसी कहां पर है? तो यूनाइटेड अरब अमीरात दिरहम। याद रखिएगा, यूएई का करेंसी है यूएई दिरहम। ठीक है, इतनी चीजें आपको ध्यान रखना। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वर्ल्ड का पहला हाइड्रोजन पावर्ड फ्लाइंग बोट किसके द्वारा, फ्लाइंग बोट जो जेट है वो किसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है दुबई यानी यूएई के द्वारा। चलिए आगे, इंटरनेशनल नेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रैटर्निटी कब मनाया गया? तो इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रैटर्निटी, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रैटर्निटी मतलब होता है भातृत्व, यानी भाई बंधु का जो भाईचारा होता है उसको हम बोलते हैं। तो इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रैटर्निटी जो मनाया गया वो मनाया गया 4 फरवरी को, राइट। आगे, वर्ल्ड कैंसर डे। अब 4 फरवरी को हम और क्या मनाते हैं? तो 4 फरवरी को मनाते हैं ग्लोबल, ठीक है, वर्ल्ड कैंसर डे। ग्लोबली वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन आपको एग्जाम में डे से भी पूछा जाता है। तो वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को मनाया जाता है, राइट। और इस दिन भी हम क्या बनाते हैं? ह्यूमन फ्रैटर्निटी डे भी ऑब्जर्व करते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनवायरमेंट सेक्टर से। तो ओईसीएम साइट के रूप में अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क को, जो कि गुरुग्राम हरियाणा, ठीक है, तो अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क इन गुरुग्राम हरियाणा हैज बीन डिक्लेयर्ड एज इंडिया फर्स्ट अदर इफेक्टिव एरिया वेस्ट कंजर्वेशन मेजर, यानी ओईएम साइट के रूप में कौन घोषित किया गया है? अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क ऑफ गुरुग्राम हरियाणा, राइट। द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर गिव्स ओईएम टैक्स, ये कौन देता है? ओईसीएम टैक्स जो होता है, ओईसीएम टैक्स अदर इफेक्टिव एरिया वेस्ट कंजर्वेशन मेजर्स जो टैक्स होता है दैट इज गिवन बाय आईयूसीएन। आईयूसीएन का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, राइट। तो अब ये किसको दिया जाता है? सवाल ये होता है कि सर ये दिया किसको जाता है? ये दिया जाता है दैट एरिया दैट इज नॉट प्रोटेक्टेड बट सपोर्टेड रिच बायोडाइवर्सिटी, जो एरिया जो पहले से प्रोटेक्टेड नहीं है लेकिन सपोर्ट करता है एक अच्छा खासा बायोडाइवर्सिटी को, उसको ये दिया जाता है आईयूसीएन के द्वारा। तो याद रखिएगा ओईसीएम टैक्स, क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा, ओईसीएम टैग किसके द्वारा दिया जाता है? तो आंसर हो जाएगा आईयूसीएन। और किसको इंडिया में दिया गया? तो अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क गुड़गांव को दिया गया। चलिए 2022 का विंटर ओलंपिक, ठीक है, तो विंटर ओलंपिक 4 फरवरी 2022 से बीजिंग में शुरू हो गया। तो याद रखिएगा विंटर ओलंपिक, समर ओलंपिक अभी हाल ही में टोक्यो में हुआ था, अभी विंटर ओलंपिक हर 4 साल के बाद होता है, मालूम है आपको। तो विंटर ओलंपिक 4 फरवरी 2022 इन बीजिंग चाइना में हुआ और दिस विल कंटिन्यू अप टू 20 फरवरी 2022, राइट। द ओपनिंग सेरेमनी वाज हेल्ड एट बीजिंग नेशनल स्टेडियम एंड बीजिंग नेशनल स्टेडियम को वर्ल्ड नेस्ट भी कहा जाता है। तो बीजिंग में जो शुरू हुआ विंटर ओलंपिक्स दैट विल कंटिन्यू अप टू 20
फरवरी 2022। आप मुझे ये बताइए कि आपको मालूम होगा कि दुनिया का यानी पहली बार विंटर ओलंपिक जो है वो कहां खेला गया था? वो फ्रांस में हुआ था, है ना। आप बताइए कि कब हुआ था, कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए कि फ्रांस में ये पहली बार विंटर ओलंपिक्स कब हुआ था। राइट, हमने आपको बता दिया कि पहली बार विंटर ओलंपिक फ्रांस में हुआ था। अब आपको बताना है कि ये विंटर ओलंपिक फ्रांस में कब हुआ था। चलिए आगे, नाटो। नाटो न्यूज में है, क्यों? रसिया और यूक्रेन, ठीक है, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, चल रहा है। कभी न्यूज में आपको सुनने को भी मिल रहा होगा कि भाई रसिया ने यूक्रेन पर बॉम्ब गिरा दिया या गोलीबारी शुरू हो गया है। पूरी दुनिया की नजरें जो है रसिया और यूक्रेन के बीच में है। तो नाटो जो है, नाटो और रसिया के बीच में टसन चल रहा है। एक तो नाटो का स्थापना आपसे पूछ सकता है कि एक तो नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, और ये स्थापना इसका किया गया था 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट में। इसका हेडक्वार्टर है नाटो का ब्रुसेल्स बेल्जियम में, ठीक है। कहां पर? ब्रुसेल्स बेल्जियम में। तो इसका स्थापना 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन डीसी में, यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट, एंड नाटो का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम। अब यहां देखिए जेएनयू के वाइस चांसलर के रूप जो है, जेएनयू के जो वाइस चांसलर थे कौन? एम जगदीश कुमार। एम जगदीश कुमार जो पहले जेएनयू के वाइस चांसलर थे, अब उनको यूजीसी के नया चेयरमैन बना दिया गया है। तो यूजीसी के नया चेयरमैन बने हैं एम जगदीश कुमार। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि यूजीसी के नया चेयरमैन किनको अपॉइंट किया गया है? तो एम जगदीश कुमार को, यूनिवर्सिटी। आइए अगला न्यूज देख लेते हैं। अगला न्यूज हमारा क्या है? अगला न्यूज जो हमें देखना है वो है वेस्ट बंगाल से, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल से क्या न्यूज है? वेस्ट बंगाल में लॉन्च हुआ है ओपन एयर प्रोग्राम। ये ओपन एयर प्रोग्राम जो है वेस्ट बंगाल में लॉन्च हुआ है, इसका नाम है पराई शिक्षालय। तो पराई शिक्षालय इज नथिंग बट अ मोहल्ला एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन। तो एक ओपन ग्राउंड में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ओपन एयर में पढ़ाया जा रहा है, दैट हैज बीन नेम्ड एज पराई शिक्षालय। ये वेस्ट बंगाल में शुरू किया गया है कंसेप्ट, और इसमें प्रयास ये किया जा रहा है कि बच्चों को बुक्स पर, ठीक है, बच्चों को ज्यादा बुक्स न दिया जाए, बुक्स के बजाय ये क्या है, इनकी एक्टिविटी पर फोकस किया जाए। सो एक्टिविटी एजुकेशन पर फोकस किया जा रहा है। तो वर्तमान में चीफ मिनिस्टर हैं वेस्ट बंगाल के ममता बनर्जी, और गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। तो ये भी याद रखिएगा, वर्तमान में वेस्ट बंगाल के गवर्नर हैं जगदीप धनखड़ और चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल ने लॉन्च किया है ओपन एयर क्लासरूम दैट हैज बीन नेम्ड एज पराई शिक्षालय। आगे चलते हैं, आरपीएफ। तो आरपीएफ ने एक नेशन वाइड आहत ऑपरेशन शुरू किया है, पूरे राष्ट्रव्यापी आहत ऑपरेशन शुरू किया गया है। और ये शुरू क्यों किया गया है? टू कर्व द ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए आहत ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? आरपीएफ के द्वारा। अगला न्यूज है अटैक्स ऑन जर्नलिस्ट के ऊपर। तो अटैक्स ऑन जर्नलिस्ट के ऊपर एक रिपोर्ट जारी हुआ है, इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट। तो इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट जारी किया है, ये रिपोर्ट जारी किया गया है राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप के द्वारा। तो राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप के द्वारा इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट जारी किया है, और जिसमें सबसे ज्यादा अटैक जो है वो जेएनके में देखा गया है, उसके बाद फॉलोड बाई उत्तर प्रदेश है। इस चीज को याद रखिए। अगला न्यूज देखते हैं। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक चर्चा में क्यों था? तो सबसे पहले तो एडीबी का मतलब होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। चर्चा में इसलिए था क्योंकि भारत को 2021 में इसने कुल 4.6 बिलियन यूएस डॉलर लोन दिया है। तो टोटल लोन जो दिया है भारत को एशियन डेवलपमेंट बैंक 2021 में, वो है 4.6 बिलियन यूएस डॉलर। इसका हेडक्वार्टर है मांडुयोंग, ठीक है, मांडुयोंग में इसका हेडक्वार्टर है। मांडुयोंग कहां पर है? फिलीपींस में। तो मांडुयोंग फिलीपींस में है, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है। और इसकी मेंबरशिप की बात करें, यानी टोटल कंट्री जो इसके मेंबर है वो है 68। तो 68 जो कंट्री है वो इसके मेंबर है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की अगर हम बात करें तो इसका स्थापना हुआ था 1966 में, 1966 में। एशियन डेवलपमेंट बैंक का वर्तमान में प्रेसिडेंट है कौन? एम असाकावा। तो एम असाकावा एशियन डेवलपमेंट बैंक के वर्तमान में प्रेसिडेंट है। अगला जो न्यूज है वो है स्वराजबिलिटी से। तो स्वराजबिलिटी क्या है? व्हाट इज द स्वराजबिलिटी? अब क्वेश्चन इस तरह से बना देगा, हाल ही में चर्चा में रहे स्वराजबिलिटी किससे संबंधित है? तो बेसिकली इट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जॉब प्लेटफॉर्म। ये क्या है स्वराजबिलिटी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक जॉब प्लेटफॉर्म है, जो कि भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जॉब प्लेटफॉर्म है।
अब ये किसके लिए बनाया गया है? ये बनाया गया है फॉर द पर्सन विद डिजेबिलिटी, जो शारीरिक रूप से अक्षम है, और इसको बनाने में योगदान दिया है आईआईटी हैदराबाद में। तो इतनी चीजें आप याद रखिए कि स्वराज एबिलिटी का है क्या, आर्टिफिशियल वेस्ट जॉब प्लेटफॉर्म है, किसके लिए, तो पर्सन विद डिजेबिलिटी के लिए, और किसके द्वारा बनाया गया है, तो आईआईटी हैदराबाद के लिए बनाया गया है। चूंकि जॉब प्लेटफॉर्म है तो इनको मदद करेगा। A job platform powered by artificial intelligence that helps people with disability acquire relevant skills and find jobs। तो इनको स्किल के साथ साथ जॉब खोजने में भी मदद करेगा। ओके, चलिए अगला जो न्यूज है हमारा तोर गया फेस्टिवल। तो तोर गया फेस्टिवल क्या है? हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में तोर गया फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया। ये यहां पर देख लीजिए, मुखौटा वाला आपको फेस्टिवल है तोर गया, एंड इट इज रिलेटेड विद अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का वर्तमान में जो सीएम है वो है पेमा खांडू, और इसका कैपिटल है राजधानी अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर। इसका वर्तमान में यानी अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान में गवर्नर हैं बीडी मिश्रा। तो राजधानी ईटानगर, सीएम पेमा खांडू और गवर्नर बीडी मिश्रा, और तोर गया फेस्टिवल इज रिलेटेड विद अरुणाचल प्रदेश। अब बात कर लेते हैं स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, जिसे हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हैदराबाद में, है ना, हैदराबाद में ये अनवेल किया गया है। तो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी और रामानुजाचार्य की मूर्ति, इसको हम रामानुजाचार्य की मूर्ति या स्टैचू ऑफ इक्वालिटी बोलते हैं, दैट वाज अनवेल्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन इन हैदराबाद। ठीक है, इसकी टोटल लंबाई जो है 216 फीट है। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी की जो टोटल जो हाइट है दैट इज 216 फीट। एंड रामानुजाचार्य कौन थे? तो 11वीं सदी के एक भक्ति संत थे। ठीक है, भक्ति मूवमेंट के एक बहुत बड़े संत थे। अगला जो न्यूज है वो है झांकी से। तो उत्तर प्रदेश का जो झांकी है, स्टेट के झांकियों में रिपब्लिक डे परेड में नंबर 1 पर रहा है। तो स्टेट झांकियों में अगर हम बात करें, स्टेट की झांकियों में, तो टोटल स्टेट की झांकी जितने भी गए थे उसमें नंबर 1 उत्तर प्रदेश के झांकी को मिला है। कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताया कि ओवरऑल जो है किस मंत्रालय के झांकी को नंबर 1 दिया गया है। आगे चलिए, तो अगला जो न्यूज है वो है नॉर्थ कोरिया से। तो नॉर्थ कोरिया से क्या है? तो नॉर्थ कोरिया के बारे में एक ही चीज फेमस है, वो है मिसाइल। ये मिसाइल ही छोड़ते रहता बस। ठीक है, तो नॉर्थ कोरिया जानते हैं क्या डेवलप करता है? तो मिसाइल डेवलप करता है। तो मिसाइल इसने क्या डेवलप किया है? एक मिसाइल डेवलप किया है जिसका नाम है हासोंग। हासोंग 1 है। हासोंग 1 जो है एक बैलिस्टिक मिसाइल है। हासोंग 12 नॉट 1, हासोंग 12 जो है एक बैलिस्टिक मिसाइल है, और इसका रेंज है 4500 किलोमीटर। ठीक है, एस्टिमेटेड रेंज है, अप्रॉक्स रेंज है 4500 किलोमीटर। इसकी राजधानी है नॉर्थ कोरिया का प्योंगयांग। तो प्योंगयांग इसकी कैपिटल है। नॉर्थ कोरिया का करेंसी है नॉर्थ कोरिया वॉन। वॉन इसका करेंसी है, और किम जोंग उन इसका सुप्रीम लीडर है। तो किम जोंग उन आपको मालूम है नॉर्थ कोरिया का सुप्रीम लीडर है। मिसाइल जो कि हाल ही में लॉन्च किया गया है, 4500 किलोमीटर इसका जो रेंज है, तो इसका नाम है हासोंग 12। ठीक है, अगला चलिए, अगला न्यूज है हैप्पी शॉप से। तो हैप्पी शॉप का संबंध किससे है? ऑप्शन में रहेगा, हाल ही में हैप्पी शॉप ओपन किया गया है रिटेल स्टोर के रूप में, नॉन फ्यूल रिटेल स्टोर के रूप में। क्वेश्चन बना देगा इसमें कि हाल ही में किसके द्वारा रिटेल नॉन फ्यूल के रूप में शॉप खोला गया है? तो ये है, क्वेश्चन दे देगा ओएनजीसी, ऑप्शन है ओएनजीसी, एचपीसीएल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, इस तरह का। तो आंसर हो जाएगा आपका किसका? एचपीसीएल। एचपीसीएल ने लॉन्च किया है नॉन फ्यूल रिटेल स्टोर जिसका नाम दिया है हैप्पी शॉप। ठीक है, एचपीसीएल। एचपीसीएल का हेडक्वार्टर कहां है? एचपीसीएल का हेडक्वार्टर है मुंबई में, और ये ओपन किया गया मुंबई में, राइट। तो एचपीसीएल ने लॉन्च किया है नॉन फ्यूल रिटेल शॉप जिसका नाम दिया है हैप्पी शॉप, और ये मुंबई में खोला गया है। एचपीसीएल का हेडक्वार्टर है मुंबई में। चेयरपर्सन है वर्तमान में मुकेश कुमार सुराना। तो एचपीसीएल के वर्तमान में चेयरपर्सन है, सीईओ और चेयरपर्सन मुकेश कुमार सुराना है। आइए अगला न्यूज देख लेते हैं। अगला न्यूज जो है हमारा वो है होंडा रूस से। तो होंडा रूस से क्या न्यूज है हमारे लिए? होंडा रूस के फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ले ली है जियोमारा कास्ट्रो। तो इनका नाम है जियोमारा कास्ट्रो, और इन्होंने होंडा रूस के फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली है। कैपिटल है तेगुसिगाल्पा। तो तेगुसिगाल्पा इज द कैपिटल ऑफ होंडा रूस, एंड करेंसी ऑफ होंडा रूस इज होंडुरन लेम्पिरा। तो होंडुरन लेम्पिरा इज द करेंसी ऑफ होंडुरस। ठीक है, आइए
अगला बात कर लेते हैं एनपीसीआई। तो एनपीसीआई क्या होता है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है ये। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अनाउंसेज यूपीआई सेफ्टी एंड अवेयरनेस वीक। तो अभी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हाल ही में नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा यूपीआई सेफ्टी एंड अवेयरनेस वीक, आप यूपीआई पिन सुने होंगे, फोन पे या गूगल पे करते हैं या पेटीएम करते हैं तो एक यूपीआई पिन होता है। यूपीआई क्या होता है? बेसिकली ये होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, एक ऐसा इंटरफेस जो सारे बैंकों को एक प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट कर देता है। एक प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट करता है कौन? यही यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और इसीलिए नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने सेफ्टी अवेयरनेस वीक के रूप में फरवरी 1 से 7 तक सेलिब्रेट किया। तो याद रखिएगा, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा सेफ्टी अवेयरनेस के रूप में कब मनाया गया? 1 से 7 फरवरी के बीच में। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को लॉन्च किया गया था 21 बैंक मेंबर के साथ 2016 में, और ये लॉन्च किया गया था। दैट वाज फाउंडेड इन नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन वाज फाउंडेड इन 2008। हेडक्वार्टर है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का मुंबई अर्थात महाराष्ट्र में। ओके, व्हाट इज द यूपीआई? तो जैसा कि हमने पहले ही बता दिया कि इट इज अ नथिंग बट अ पावरफुल मल्टीपल बैंक अकाउंट्स। ठीक है, सिस्टम दैट पावर मल्टीपल बैंक अकाउंट को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर कनेक्ट करता है, उनको मर्ज करता है और सीमलेस फंड ट्रांसफरिंग और मर्चेंट पेमेंट को क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है। ये यूनिफाइड पेमेंट गेटवे है बेसिकली एक। अब आइए हम बात कर लेते हैं ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स को। तो इसका हमने डिटेल में कवरेज किया है ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स को, एक प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा इसको। ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स की अगर हम बात करें तो 2021 के दैट वाज रिलीज बाय इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, और ये एनुअल सर्वे जो है डेमोक्रेसी को 167 डेमोक्रेटिक कंट्री को इसमें किया गया है। हालांकि मैंने इस न्यूज को पहले भी कवर कर दिया है, तो आपको मालूम है कि इस बार भारत का जो स्थान है 46 है, यानी 2021 में भारत का जो डेमोक्रेसी इंडेक्स जो ग्लोबल रैंकिंग है वो 46 है। लास्ट टाइम यानी 2020 में 53 था। और ये 5 फैक्टर है जिसको ध्यान में रखा जाता है ये इंडेक्स जारी करते समय। वो कौन कौन से हैं? इलेक्टोरल प्रोसेस और प्लुरलिज्म, फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल कल्चर, और है सिविल लिबर्टी। तो ये पांचों फैक्टर को याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन यहां से भी पूछ सकता है। ये क्वेश्चन ये तो 3 स्टार है ही, क्वेश्चन तो पूछेगा ही ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स वाला, लेकिन अगर यहां से पूछ देगा तो कंफ्यूज नहीं होना है। 5 फैक्टर कौन कौन है? इलेक्टोरल प्रोसेस प्लुरलिज्म, और है फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल कल्चर और सिविल लिबर्टीज। इंडिया हैज बीन कैटेगराइज एज अ फ्लॉड डेमोक्रेसी के रूप में आउट ऑफ 4 कैटेगराइजेशन जारी किया जाता है EIU के द्वारा। पूरे जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उसको 4 कैटेगरी में बांटा है। एक तो ऑथोरिटेरियन रेजिम, दूसरा है हाइब्रिड रेजिम, फ्लॉड डेमोक्रेसी और फुल डेमोक्रेसीज। तो भारत को इस फ्लॉड डेमोक्रेसी के कैटेगरी में रखा है। कंट्री जो कि टॉप में है और बॉटम में है इस इंडेक्स के, टॉप कंट्री की हम बात करें तो वो है नॉर्वे, न्यूजीलैंड और फिनलैंड। अगर बॉटम कंट्री की बात करें तो बॉटम में है अफगानिस्तान। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है तालिबान वहां पर कब्जा कर लिया। म्यांमार में आपको मालूम है क्या है? डेमोक्रेसी के नाम पर कुछ नहीं है, वहां सेना ने सत्ता संभाल लिया। अगला जो न्यूज है वो है यूएस रीगेन्स टॉप स्पॉट एज इंडिया ट्रेड पार्टनर इन 2021। तो टॉप पार्टनर, ट्रेड पार्टनर के रूप में यूएस फिर से इंडिया का बन गया है। सो यूनाइटेड स्टेट वाज इंडियाज टॉप ट्रेडिंग पार्टनर इन द कैलेंडर ईयर 2021 विद द ट्रेड ऑफ $112, जो $112 बिलियन जो है, इसके साथ यूएस जो है, और सेकंड कौन है? चाइना। तो भारत का जो सबसे बड़ा साझेदार है ट्रेड का वो है यूएस, एंड सेकंड हो गया है चाइना। अगला है रवि मित्तल। तो रवि मित्तल को चेयरमैन ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक बोर्ड ऑफ इंडिया के रूप में नाम घोषित कर दिया गया है। ही इज द रवि मित्तल एंड ही हैज बीन अपॉइंटेड एज ए चेयरमैन ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में, याद रखिएगा। बाकी सारे का जो आपने पढ़ा होगा मुंबई में, बट इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया जो है उसका स्थापना किया गया था 1 अक्टूबर 2016 को। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। इंसॉल्वेंसी बैंक बोर्ड, जो बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया है IBBI, इसका स्थापना 2016 में, और हेडक्वार्टर कहां पर है?
न्यू दिल्ली में है और इनका चेयरमैन बनाए गए हैं रवि मित्तल जी को। तो ये तो था 1 से लेकर के 15 फरवरी तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आई होप आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मैं जल्द ही अब इसके आगे वाला सेशन भी और इसके पीछे वाला सेशन अब जल्द डालना प्रारंभ कर दूंगा, अपलोड करना प्रारंभ कर दूंगा। तो वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और अपना रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।